नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप HSI देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंच सके, हमारे विचार पहुंच सके, उनकी राय, उनके कमेंट्स भी कमेंट्स के रूप में हमको मिले, आपके कमेंट्स मिले। यही तो आजादी और लोकतंत्र है। और इसलिए सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर या स्वतंत्रता दिवस देखिए तो हम तो उस स्वतंत्रता को पूरे वर्ष ही आनंद लेते हैं। मेरी शुभकामनाएं भारत की अखंडता, एकता, शक्ति, समृद्धि और भविष्य के लिए हम सब मंगल कामना करते हैं, संकल्प करते हैं उस आजादी के लिए। और इसलिए सबसे पहली बात जो याद आती है, जो आज से वर्षों पहले, दशकों पहले स्कूलों में भी गा करके भी बताया जाता था, हमने भी गाया है। बिगुल बज रहा आजादी का, गगन गूंजता नारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। आज 77-78 वर्ष पर अब कहने को हो गया कि 78वीं वर्षगांठ है स्वतंत्रता दिवस की, और तब भी हमें ये कहना पड़ रहा है कि कोई जचन न हो, कोई गद्दार न हो। इसलिए स्वतंत्रता दिवस का महत्व है कि ये संकल्प हो। और आजादी जिस संघर्ष से मिली है, केवल आजादी वो आंदोलन आप भूल जाएं जो कह सकते हैं कि आप अभी मिला, इसके लिए इसके बाद आजादी का ये फायदा मिल गया। आप केवल वो याद करते हैं जो 1900 उसके बाद जो हुआ, उसके पहले की बातें इतिहास में लिखी होती है। लेकिन लड़ाई तो 1400-1500 से शुरू हो गया था, ये बहुत कम लोग सोचते हैं। और इसलिए ये याद दिलाने की आवश्यकता है कि भारत में हम जिस तरह से आजादी महात्मा गांधी को याद करते हैं, लोकमान्य तिलक को करते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को करते हैं, सरदार पटेल को करते हैं, सारे स्वतंत्रता सेनानियों की तो अनंत जिसको कह सकते हैं गाथा है। लेकिन दक्षिण भारत में, पूर्वोत्तर में, जम्मू कश्मीर में, उन क्षेत्रों में भी जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई, उसको भी नई पीढ़ी को बताने की आवश्यकता है। ये मत मानिए कि केवल ये आंदोलन हुआ, उसके लिए लोगों ने उस तरह से शहीद हुए हैं। हम उन शहीदों को करते हैं जो शहरों में या जलियांवाला बाग में हुए या दूसरी घटना हुई, उनको भी याद तो करना चाहिए, उनको स्मरण करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनको यादगार को और ज्यादा सुरक्षित रखना चाहिए। लेकिन ये देखिए कि उस समय जो महिलाएं थी, बंगलोर में अभी इन दिनों एक फ्लावर एग्जीबिशन लगा है, उसके साथ में इतिहास बताया गया है। उससे मुझे भी, मैंने उस यात्रा में देखा कि अरे ये तो 1550 उसके बाद की घटनाएं हैं, 1600 की है। और वीरांगनाएं, जो महिलाएं शासक और उनकी बेटियां रही, मतलब वो वही राज भी कर रही थी। हम झांसी की रानी को तो याद करते हैं, हमने कविता भी पढ़ी है, हम और सब याद करते हैं। लेकिन ब्रिटिश से लड़ने की शुरुआत तो हम कहते हैं ना 300 साल राज किया, उससे भी पहले से घुसने की, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर आए होंगे किसी इलाके पर, कहीं पुर्तगीज घुसे, कहीं ब्रिटिश तो सब ज्यादा घुसे, फ्रेंच भी आने की कोशिश हुआ। ऐसी स्थिति में एक तो जो आप कहा जा रहा है कि साहब क्यों इतिहास बदल रहे हैं, मैं केवल इसीलिए तात्कालिक उसमें कौन विचार का है, गरमपंथी, नरमपंथी, ये तो महात्मा गांधी के समय से कांग्रेस के इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं। नरम दल, गरम दल, निश्चित रूप से तिलक का अलग अब जो अपना रूप था, भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मैंने जितने नाम लेंगे उतने नाम गिने जा सकते हैं। तो जब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 वर्ष हो गए लगातार वहां से जो आह्वान करते हैं और जिस ढंग से करते हैं, उस लाल किले का एक अपना महत्व है। वो देश को एक सशक्त बनने का, ऐसे प्रधानमंत्री भी हमने देखे इनसे पहले जो जिनका कोई असर ही नहीं होता था, मतलब मैं क्षमा के साथ वो ठीक है लाल किले से प्रधानमंत्री के नाते बोलते थे, या पूरा एक रिपोर्ट पढ़ दिया सरकार की, एक रिपोर्ट हर मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी जाती थी और वो ऐसा लगता था कि
जैसे बजट का भाषण होता है उसी तरह से पढ़ जाता है। आलोचना का मुद्दा नहीं है, मुद्दा यह है कि उस समय उन बातों को याद दिलाया जाए जो हमारा अतीत रहा, जो हमारा वर्तमान है। हम कितनी प्रगति की है इन 78 वर्षों में। आप 75 वर्ष के हमने मनाया, ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा ये मानना है कि उसके बाद भी जो प्रगति हुई, जिसकी चर्चा इस समय सबसे अधिक है, सिंदूर, पाकिस्तान के आतंकवाद को दुनिया में सबसे बड़ा, जिसको कह सकते हैं भारतीय सेना की जो विजय है, 3 दिन में सारे ठिकाने, एयरफील्ड जिसको कह सकते हैं, जो आतंकवादियों के ठिकाने, आतंकवादियों को मदद करने वाली सेना के ठिकाने, परमाणु हथियारों के ठिकाने। तो लाल किले से यही तो आह्वान होता था, तलवार, अब तलवार लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन लाल किले पे कोई आतंकवादी झंडा अपना फहराने के लिए न चढ़ जाए, ये भी तो याद दिलाता है। किसान आंदोलन के नाम पर ऐसे उग्र लोग पहुंच जाए, ऐसे लोग उग्र न पहुंचे जो नक्सली बनकर के कांग्रेस के नेताओं को भून दिया गया, वहां पर बम से बारूद से उड़ा दिया गया छत्तीसगढ़ में। वो स्वतंत्रता नहीं है। हमारे मीडिया में भी जो बार बार कहा जाता है कि स्वतंत्रता का मतलब है कि भाई सबको करने दीजिए, जो करना चाहे करेगा। मानव अधिकारों के नाम पर नक्सल और आतंकवादी कोई अंतर नहीं है। सीमा पर आज भी बराबर जैसी घटनाएं हुई हैं जहां उनको किया गया। इसी तरह गद्दारों को भी जैसलमेर में 2 दिन पहले फिर पकड़ा गया। गेस्ट हाउस में काम करने वाला ISI के लिए और मैंने पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था। तो गद्दारों की भी मतलब संख्या, मैं नहीं कह रहा हूं बड़े पैमाने पर संख्या हो सके, लेकिन जो उनको इसे चुन चुन करके उनको जेलों में बंद किया जाए, उनके ऊपर अदालत की कार्रवाई जल्दी से जल्दी हो। आतंकवादी जब मुठभेड़ के लिए सामने आते हैं बंदूक लेकर के, तो अब उनको छोड़ दीजिए, मानव अधिकार है, उनका अधिकार है और दूसरे का अधिकार नहीं है। जो वहां के लोग खुशहाली के लिए जो जी रहे हैं, उस आजादी का लाभ केवल उन लोगों के लिए है जो दुनिया में बाहर से फंडिंग लेकर के करते हैं। तो इस मौके पर संकल्प की आवश्यकता है। देश को आगे आजादी मिली, उसको अक्षुण्ण रखना। अक्षुण्ण कठिन यदि आपको लगे हमारे श्रोताओं में, मतलब उसको बिल्कुल निश्चित रूप से हमेशा इसमें कोई भी क्षण भी उससे अलग अलग ना हो सके। किसी भी समय उस आजादी पर विदेशी ताकतों का न हो, चाहे वो अमेरिका का ट्रंप धमका करके कहे कि तो आजादी का माने हमारी आजादी का हम क्या तय करेंगे, वो तय करेंगे। अब युद्ध करें ना करें, वो कहता नहीं हमने कहा कि इसलिए बंद कर दें। यदि वो कहे कि नहीं हमें ये भाव पर सामान हमको लेना है, हम आपको ऊपर टैक्स लगाएंगे तो हम उसकी सुन लें, ये तो फिर आजादी नहीं हुई, ये तो गुलामी हो गई। हर चीज उसकी मानेंगे, हम अपनी शर्तों पर मानेंगे, जो हमें सुविधा होगी, जो हमें व्यापार करना होगा, जो हमें संबंध रखना होगा। हम किससे हथियार खरीदें, किस हथियार का इस्तेमाल करें, किस हथियार का न करें, किस विमान का करें, किस पनडुब्बी का करें, किस जहाज का करें। तो आजादी के इस पर गणतंत्र दिवस पर तो परेड निकलती है शस्त्र, लेकिन ये एक सामाजिक राजनीतिक एकता का एक सबसे बड़ा पर्व है, त्योहार। मैं इसे सारे दशहरा, दिवाली, आप जो त्योहार जिसको आप कहते हो, जो सबसे बड़े पर्व हमारे होते हैं, आप या दूसरे धर्म के भाई क्रिसमस है तो वो भी है, ईद है तो वो भी है, सारे त्योहार। भारत में तो त्योहार की कोई अंतहीन सीमा है कि होली दिवाली मनाएं, कि जन्माष्टमी मनाएं, कि गणेश भी तो एक फिर आ रहा है गणेश। आप देखिए, लोकमान्य तिलक ने गणेश पूजा का कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता के लिए शुरू किया था। इसलिए नहीं किया था कि कोई उसका फेनेटिज्म या बिल्कुल कट्टरतावाद हो, या कोई उससे एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाए किसी धर्म जाति के नाम पर। वो सबको वहां इकट्ठा, चूंकि कहीं लोगों को इकट्ठा होना अलाउ नहीं था, इसलिए गणेश किया गया। गणेश वैसे भी बुद्धि के प्रतीक है। तो इस दृष्टि से हमारे यहाँ पूजा हो, हमारे यहाँ अर्चना हो, हमारे यहाँ हर धर्म की जो छूट है, उस आजादी को अक्षुण्ण रखने के लिए क्या हो, जैसा हमने पहले सुनाया, बिगुल बज रहा आजादी का, तो बिगुल तो बजता रहेगा। लाल किले से बिगुल बजता है, राष्ट्रपति भवन पर भी जब राष्ट्रपति आते हैं या कोई ऐसा कार्यक्रम होता है, वैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर तो वो बिगुल बजाते हैं उनके प्रवेश होते समय, तो बिगुल बजता है। और दूसरा मैं कहूंगा, भारत के लाल किले, भारत का राष्ट्रपति भवन, भारत की संसद की तरह दुनिया में कहीं नहीं है। आप एक बार और स्टडी कर लीजिएगा, बड़ा आपका आजकल पास तो सब मीडिया, डिजिटल मीडिया भी उपलब्ध है। दुनिया में ऐसे स्थान ही नहीं है जहां इस तरह के पर्व पर इस तरह की धूमधाम हो सके। राष्ट्र दिवस तो ट्रंप के अमेरिका में भी होता है, ब्रिटेन में भी राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, जर्मनी में मनाया जाता है, जापान में मनाया जाता है। राष्ट्रीय नेशनल डे सबके हैं, चीन और रूस भी मनाता है। लेकिन हमारे यहाँ ये जो नेशनल डे है 15 अगस्त और 26 जनवरी,
ये दुनिया के किसी भी त्योहार गिना के किसी से बहुत बेहतर बड़े हैं। और इसलिए जब इसकी बात करते हैं तो हमें एक, जैसा मैंने कहा, रक्षा के क्षेत्र में हम इस रक्षा करने के लिए, हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए जो भारत की है, उसके लिए सेना कितनी आगे तरक्की हुई है। इससे पाकिस्तान के साथ किया, चीन के साथ भी 1 इंच अंदर नहीं आने दिया गया, और चीन के साथ तो बातें हो रही है। चीन सीमा विवाद पर भी लगातार बात करने के लिए इच्छुक हुआ है, इतना दबाव बना है। भारत की शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरह से तरक्की पिछले वर्षों के दौरान हुई है, ये उस आजादी का फल है। उस आजादी को, उस स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा को आगे निरंतर बनाए रखकर, सुधार कर आगे से आगे बढ़ाने के लिए नई शिक्षा नीति लाना ही पर्याप्त नहीं है, उसको लागू करने की जिम्मेदारी राज्यों में है। और इसलिए फिर मैं शिक्षा के संदर्भ में कहूंगा, अनुशासन। एनसीसी का लाल किले के समय में जब प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, राष्ट्र को संबोधित करते हैं, तब भी एनसीसी के बच्चे होते हैं। और गणतंत्र दिवस में जब परेड निकलती है, उसमें भी गणतंत्र दिवस में मैं फिर से कई बार मैं लिख चुका हूं, फिर से कहूंगा, देश में भावी पीढ़ी में, नई पीढ़ी को, आज से भावी पीढ़ी में आने वाली नहीं, अभी जो है, जो स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, एनसीसी के लिए अनिवार्य कर दीजिए। पब्लिक स्कूल, सो कॉल्ड बड़े बड़े स्कूल्स है, उनके लिए अनिवार्य, उसके बिना नहीं, उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। यदि वो राष्ट्र में अनुशासन के लिए एनसीसी की, यदि आप खेल के लिए समय दे सकते हैं, फुटबॉल के देते हैं, क्रिकेट के देते हैं, गोल्फ के देते हैं, हर चीज के लिए आप एक से एक, टेनिस का देते हैं, अत्याधुनिक हो रहे हैं, हम उस पर भी सहमत हैं, लेकिन उसके साथ कैसे अनुशासन आए। एनसीसी नहीं है तो स्काउट था पहले, स्काउट भी धीरे धीरे कहीं धूमिल हो रहा है, अब उसकी आवश्यकता नहीं है, ये भी आप कह सकते हैं। लेकिन फिर राष्ट्रीय भावना किस लोगों के साथ कैसे मदद की जाएगी। और एनसीसी में एयरविंग है, आप हवाई जहाज, अब इस समय लड़ाई के लिए, और विमान की उसकी जो महत्वाकांक्षा बनेगी कि अंतरिक्ष तक हमें जाना है, उसका नेवी का भी विंग है, एयर का, थल का, तीनों तरह के उसमें जिस तरह से जा सकता है। तो एनसीसी क्यों नहीं अनिवार्य हो? क्योंकि अनुशासन के बिना भ्रष्टाचार नहीं रुकने वाला है। आत्मानुशासन और राष्ट्र गौरव यदि महसूस नहीं करेंगे तो आप आजादी का खाली बिगुल बजा लें, लाल किले पर वो कर लें, और आप देखिए कितने ही, ये सही है, एक तरफ प्रभात फेरी भी निकलती है आज भी, जो हमने बचपन में थे तब भी निकलती थी, आजादी के बाद, आजादी के पहले प्रभात फेरी आजादी लेने के लिए मिलती थी, आजादी मिलने के बाद प्रभात फेरियां निकलती हैं कि लोगों में, मन में, समाज में, तो छोटे कस्बे गांव में आज भी होती है, या कुछ स्कूल जहां जहां बड़े शहर है वहां भी, जिन्होंने अपने ऐसे प्रावधान रखे हैं, वो बच्चों को इस आजादी के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक, ताकि वो एक प्रतीक है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, जो ऐसे आधुनिक और संपन्नतम स्कूल्स हैं, वो यदि उस आजादी के लिए कहीं उसके आसपास, ये ठीक है कि एक सप्ताह के कार्यक्रम होते हैं, कुछ न कुछ सब करना चाहते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन 15 अगस्त के दिन भी अवकाश, छुट्टी क्यों दे दी जाए, या उसके बाद और आयोजन के लिए टूर निकाल दीजिए कि बच्चों के लिए 3 दिन छुट्टी है तो आप जाए। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे समय में एक बार एक संकल्प के लिए, आपको आज का कई ऐसे पब्लिक स्कूल भी हो गए हैं जहां किसी तरह की प्रार्थना, मैं नहीं कह रहा हूं किसी एक धर्म विशेष की हो, प्रार्थना नहीं, नेशनल एंथम भी सुबह के समय नहीं होती। बस रिजल्ट आ जाए चाहे 99% यूनिवर्सिटी के लिए, लेकिन क्या ये ठीक है? पहले सिनेमाघरों में कुछ आज भी कई प्रदेशों में है, लेकिन कई राजधानी दिल्ली में बंद कर दिया कि 3 लोग खड़े नहीं रहेंगे, 1.5 घंटे 3 फिल्म देख लेंगे। लेकिन वो एक नेशनल एंथम यदि होगी तो हमें तो नहीं, हमें अनिवार्य कैसे हो सकता है? तो राष्ट्र भावना, दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जो अपने, मैंने जैसे आधुनिकतम देश देखे हैं और कम्युनिस्ट देश भी देखे, कम्युनिस्ट देशों में तो ज्यादा है खैर, चीन और वहां पर, लेकिन जो लोकतांत्रिक देश है उनमें भी मिनिमम इस तरह के ये जहां जहां है वहां पर लोग बचपन से ही उनको अनुशासन सिखाया जाता है, उनको समाज की सेवा करने के लिए प्रेरित किया जाता है। अब मैं आर्मी की ट्रेनिंग का नहीं कह रहा हूं, अग्निवीर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्कूली शिक्षा के समय से ही जो ऐसी शिक्षा न हो, फिर विज्ञान के प्रति नहीं, आधुनिक दृष्टियों में देखिए स्वामी विवेकानंद का नाम लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह जी, या जितने, नितिन गडकरी जी, जितने बड़े बड़े नेता हैं, वो सब बात जरूर कहेंगे। कि उसके साथ ये तो याद रखिए कि उनका, दूसरों का, जो उसको सुनने वाले हैं, उनकी पार्टी के लोग हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उन सबका भी तो कर्तव्य है। और तो किसी पार्टी का, तो इस राजनीति का नहीं है, कांग्रेस की सरकार हो कि कहीं पर तेलुगु देशम की सरकार हो, कहीं तेलंगाना वालों की सरकार हो, कहीं पूर्वोत्तर हुए किसी अपनी सरकारें हो, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकारें हो, तो सरकारों से इससे प्रभावित नहीं हो। नेशनल एंथम, अनुशासन,
अनुशासन पर्व विनोबा भावे ने कहा था ना, पर्व ये तो हमेशा स्थायी अनुशासन की आवश्यकता है इस देश में, जहां पर यदि आप गरीबी भ्रष्टाचार से रोकने की बात करते हैं तो यदि बचपन की शिक्षा से, तो उसे अस्पताल में भी सेवा करके अच्छा लगेगा, वो डॉक्टर बनेगा तब भी सेवा करेगा, वो सैनिक बनेगा तब भी सेवा करेगा, वो वैज्ञानिक बनेगा तब भी देश के लिए सोचेगा कि आगे में कैसे अंतरिक्ष में हम इसके आगे मंगल ग्रह पर कैसे पहुंचेंगे। दुनिया आजकल भारत से अभिभूत है। आर्थिक आजादी, इस आजादी पर सबसे बड़ा संकल्प है आर्थिक आजादी, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया कि ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, चीन हो, रूस हो, एशिया के और बड़े बड़े देश हो, वो हमारी आर्थिक आजादी में अब रुकावट नहीं हो सकते। हम आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ रहे हैं। दुनिया की चौथी यदि इकोनॉमी हो गई है, तीसरी इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो वो आजादी का महत्व अपने आत्मनिर्भर होने के लिए सरकारी नौकरियों के लिए धक्के खाएं, जो ब्रिटिश चाहते थे। इसीलिए वो मैकाले की शिक्षा पद्धति थी कि आदमी क्लर्क बने, नौकर बने, सिपाही बने, सेनापति न बने। आत्मनिर्भर अपना व्यापार हो, अपनी समृद्धि हो, अपना यंग एंटरप्रेन्योर की जो सुविधाएं हैं उसका लाभ मिल सके। तो संकल्प होना चाहिए अनुशासन का, आजादी को हमेशा बनाए रखने का, उसके लिए तन मन धन से हमेशा तैयार रहने का, और उसी तरह से आर्थिक आजादी का। यही आजादी का असली संदेश हो सकता है। मैं समझता हूं कि HSI में विराम देते हैं। भारत माता की जय। जय हिंद। नमस्कार। धन्यवाद।